इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 8 का सोशल साइंस पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमें चैप्टर नंबर 17 को आगे कंटिन्यू करना है। इस चैप्टर का पार्ट 1 पहले ही अपलोड हो चुका है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। उसमें हमने इस चैप्टर के लगभग आधे पोर्शन को कवर कर लिया था और जो बचे हुए टॉपिक्स थे उसको आज इस वीडियो में हम लोग पढ़कर कंप्लीट कर लेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड्स के एग्जाम में चैप्टर के बीच से कहीं से भी क्वेश्चन बनाकर पूछ लिया जाता है और उनको सॉल्व कर पाने के लिए चैप्टर को समझना बहुत जरूरी होता है। चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए आप डीएवी गुरु के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहां पर आपको अलग अलग कैटेगरीज में हर क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे और यहां से आप अपने क्लास के वीडियोस को कभी भी बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा, ताकि आपके क्लास के हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमेशा की तरह चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से ब्रेन मैपिंग कर लेते हैं। पिछले पार्ट में यानी कि पार्ट 1 में हमने यहाँ तक के सभी टॉपिक्स को पढ़ लिया था। आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, उसके बाद डीपीएसपी के बारे में, सेकुलरिज्म और इंडियन सेकुलरिज्म के बारे में, और इतना पढ़ने के बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ना है, यानी कि मौलिक कर्तव्य। इसको हिंदी में हम लोग मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। जैसे हमारा संविधान हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, हमें कुछ अधिकार देता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे संविधान में कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में भी बताया गया है, कुछ कर्तव्यों के बारे में भी बताया गया है, जिसे हर भारत के नागरिक को पालन करना चाहिए। राइट्स विदाउट ड्यूटीज आर मीनिंगलेस। अधिकार एक ऐसा चीज़ है जो कि कर्तव्यों के बिना मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। अगर भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आपको शिक्षा मिलनी चाहिए, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और रोज स्कूल जाएं। अगर भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप भारत के किसी भी हिस्से में घूमने जा सकते हैं, तो आपका भी ये कर्तव्य बनता है कि आप जहाँ भी घूमने जाएं उस जगह को साफ सुथरा रखें। एक बहुत ही अच्छा लाइन यहाँ पे बताया गया है, If a person does not perform her or his duties, others cannot enjoy their rights. अगर भारत का एक नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर पाता है तो दूसरों को परेशानी होगी, उनको उनका राइट्स, उनको उनके अधिकार नहीं मिल पाएंगे। इसीलिए आप हमेशा याद रखिएगा कि ड्यूटीज प्रीसीड राइट, मतलब अधिकारों से पहले हमेशा कर्तव्य आते हैं। इसी वजह से 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट के दौरान ऐड कर दिया गया। जब 42वां बार संविधान में संशोधन हुआ, उसमें एडिट किया गया, तो उसी बीच में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे संविधान का हिस्सा बना लिया गया। 1976 से पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान का हिस्सा नहीं था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताया गया कि ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ इंक्लूड किए गए थे, लेकिन बाद में वो बढ़कर 11 हो गए। एक और फंडामेंटल ड्यूटी को हमारे संविधान में शामिल कर लिया गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं, ऐसी बाध्यताएं हैं जिसके बारे में हर भारत के नागरिक से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो उनका पालन करें। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के हर नागरिक का काम है कि वो इन सभी कर्तव्यों का पालन करे। यहाँ पर हमें कई सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया है, एक एक करके हम लोग सबके बारे में डिटेल में समझेंगे। आप इन सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में से कम 5 फंडामेंटल ड्यूटी हमेशा याद रखिएगा। हमारा सबसे पहला ड्यूटी है कि हमें अपने संविधान का पालन करना चाहिए और हमारे संविधान में जितने भी आदर्शों के बारे में बताया गया है उसका पालन करना चाहिए। हमारे देश में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि पार्लियामेंट हो गया, कोर्ट हो गया, हमारे देश का जो नेशनल फ्लैग है और हमारे देश का जो नेशनल एंथम है, इनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमारा दूसरा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें उन सभी महान आदर्शों को संजो कर रखना चाहिए जिसके बल पर हमें आज़ादी मिली है। हमारा ड्यूटी यह भी है कि हम भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें। हमारे देश की रक्षा करने के लिए अगर हमें कभी भी नेशनल सर्विस देना पड़े, हमें कभी भी राष्ट्र सेवा का मौका मिले, तो इसमें कभी भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें हमेशा हार्मोनी को प्रमोट करना चाहिए और भारत के लोगों के बीच में भाईचारा बनाकर रखना चाहिए। इसके साथ साथ ऐसे जितने भी प्रैक्टिसेस है, जितने भी रीति रिवाज हैं जिससे कि महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचती है, उसको हमें समाज से हटा देना चाहिए। इसका रिसेंट एग्जाम्पल है ट्रिपल तलाक का कानून। ट्रिपल तलाक का कानून इसीलिए बनाया गया था
ताकि कोई आदमी सिर्फ 3 बार तलाक 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 कह के अपनी पत्नी को घर से बाहर नहीं निकाल सके। भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि ऐसी कुरीतियों को समाज का हिस्सा न बनने दे। अगले पॉइंट में बताया गया है कि भारत के जितने भी धरोहर है, जैसे कि पुरानी मूर्तियां हो गई, पुराने पुस्तक हो गए, पुराने मंदिर हो गए, उनको प्रोटेक्ट करके रखना भी हमारी ड्यूटी है। इसके साथ साथ हमारा ये भी कर्तव्य है कि हम लोग भारत के कंपोजिट कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखें। कंपोजिट कल्चर कहने का मतलब हुआ कि भारत में कई कल्चर को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं और सबको प्रोटेक्ट करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगले पॉइंट में बताया गया है कि हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करना भी हमारा ड्यूटी है। नेचुरल इन्वायरमेंट में कई सारे चीज़ आते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, लेक्स हो गया, रिवर हो गया और वाइल्ड लाइफ हो गया। हमारे धरती पर जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी पक्षी हैं, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करना भी हमारा ड्यूटी है। हमारा अगला फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें अपने अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना चाहिए। हमारा सोच वैज्ञानिक होना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं ना कि धरती फ्लैट है और अगर हम लोग हॉरिजॉन पे जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। ऐसा सोच हमारा नहीं होना चाहिए। हमें इंसानियत को बढ़ावा देना चाहिए। हमारे अंदर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए। किसी भी बात पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसके बारे में थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। और हमें रिफॉर्म के लिए, हमें बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारे जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि बस हो गया, ट्रेन हो गया, जितना भी सरकारी बिल्डिंग है, ये सब हो गया, उसको सेफ गार्ड करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। ये भी हमारा ड्यूटी है कि उसको सेफ रखें और किसी भी तरह के वायलेंस में नहीं पड़ना भी हमारा ड्यूटी है। और अगर कहीं पर वायलेंस हो रहा है तो उसको रोकना भी हमारा ड्यूटी है। हमारा यह भी ड्यूटी है कि हम लोग हमेशा और बेहतर होने की कोशिश करें, पहले से अच्छा होने की कोशिश करें। और भारत के जितने भी लोग हैं, सब लोग एक साथ मिलकर काम करें ताकि भारत का विकास कॉन्स्टेंटली बिना रुके किया जा सके और भारत नई नई ऊंचाइयों को छू सके और नई नई उपलब्धियों को पा सके। 11th फंडामेंटल ड्यूटी हमारे देश के पेरेंट्स और गार्जियंस के लिए है। उनका ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी दे, शिक्षा प्राप्त करने का मौका दें। इसके बारे में हमारे संविधान में भी प्रावधान है कि जितने भी बच्चे 6 साल से लेकर 14 साल के बीच के हैं, उनको सरकार फ्री में पढ़ाएगी, उनको फ्री में शिक्षा देगी। सरकारी स्कूल में आपको पता है कि पढ़ाया जाता है फ्री में। और इसके बारे में 2002 में जब संविधान में अमेंडमेंट किया गया था ना, 86th टाइम, उस समय संविधान में इसके बारे में डिटेल में बताया गया था। अब हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, जिसको शॉर्ट में हम लोग DPSP भी बोलते हैं। इसके बारे में पढ़ेंगे, बट इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा। ये दोनों चीज़ भारत के आम नागरिकों के लिए है, हमारे और आपके जैसे आम नागरिकों के लिए। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ये भारत के गवर्नमेंट्स के लिए है, भारत के सरकारों के लिए है। यहाँ पर बताया भी गया है कि द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं और उन्हीं गाइडलाइंस को हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे देश के हर लेवल के गवर्नमेंट से, चाहे वो नेशनल लेवल का यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट लेवल का स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इन पॉलिसी का पालन करें। और इसमें जितने भी सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, उनको साथ लेकर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भारत के राज्यों की भलाई करने के लिए काम करे। हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये मानना था कि ये गाइडलाइंस एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग भारत को एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी से इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक सब टॉपिक है जिसका टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। जब हम लोग फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर नंबरिंग करके हमें कई सारे फंडामेंटल राइट्स और कई सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया गया था। बिल्कुल उसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कई सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है, लेकिन हम लोग सबके बारे में यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। हम लोग उन सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्लासिफिकेशन कर लेंगे। हम लोग इसको 4 कैटेगरी में बांट लेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लेंगे। देखिए, वही चीज़ यहाँ पर बताया भी गया है कि हमारे संविधान में बहुत से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में बताया गया है और सबको अलग अलग से हम लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसीलिए हम लोग इनको 4 मेन कैटेगरी में बांट देते हैं। ये 4 कैटेगरीज क्या हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा।
पहला कैटेगरी है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, दूसरा कैटेगरी है सोशल प्रिंसिपल्स, तीसरा कैटेगरी है गांधीयन प्रिंसिपल्स और चौथा कैटेगरी है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हम लोग हर कैटेगरी के केवल 2 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, केवल 2 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे कि हमें उस कैटेगरी में आने वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के नेचर के बारे में पता चल जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का पहला कैटेगरी है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें ऐसे गाइडलाइंस हमारे गवर्नमेंट के लिए है जो कि हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड है। इसमें कई सारे प्रिंसिपल्स है जिसके बारे में डिटेल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर केवल 2 ही है। यहाँ पर केवल 2 दिया है, तो ऐसा मत समझिएगा कि केवल 2 ही बात हमें बताया गया है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स के अंदर में। बहुत सारे हैं लेकिन 2 ही दिया हुआ है। क्लास 8 में आपको 2 ही याद रखना है। पहला प्रिंसिपल है टू सिक्योर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। ये सिद्धांत कहता है कि चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर वो बराबर काम कर रहे हैं तो उसके बदले में उनको बराबर पैसा मिलना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल है टू प्रोवाइड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड फॉर ऑल। भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको अपना जीवन यापन करने के लिए जितना भी जरूरत का सामान है वो मिलना चाहिए। दूसरा कैटेगरी है सोशल प्रिंसिपल्स। इसमें ऐसे सिद्धांतों के बारे में बताया गया जो कि हमारे समाज के लिए जरूरी है। हमारे गवर्नमेंट को इन सिद्धांतों का, इन गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए। इसमें पहला है टू मेक एफर्ट्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड पब्लिक हेल्थ। हमारी सरकारों को काम करना चाहिए कि समाज में रहने वाले सभी लोगों के जीवन को और बेहतर बनाया जा सके, और पब्लिक हेल्थ का जो सेक्टर है, समाज के स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं उसको और अच्छा बनाया जा सके। दूसरा है टू गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मोरल डिग्रेडेशन। हमारे समाज में बच्चों को सुरक्षित रखना भी हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। बच्चों का शोषण न हो, ये देखभाल करना, और उनका मॉरल डिग्रेडेशन न हो, उनका नैतिक पतन न हो, इसका भी ध्यान रखना हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। तीसरा कैटेगरी है गांधीयन प्रिंसिपल्स। इसमें पहला प्रिंसिपल है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ग्राम पंचायत का गठन करना भी हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरा प्रिंसिपल है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री। जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रीज होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं, उनको बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी हमारे सरकार की है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का चौथा और सबसे अंतिम कैटेगरी है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए हमारे सरकार को जो गाइडलाइंस दिए गए हैं हमारे संविधान के द्वारा, उसको हम लोग इस कैटेगरी में रखते हैं। पहला प्रिंसिपल है टू मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस। दूसरे देशों के साथ न्यायपूर्ण और अच्छा संबंध बनाकर रखना हमारे सरकार की जिम्मेदारी है। और दूसरा सिद्धांत कहता है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। हमारे सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बढ़ावा दें, ना ही किसी देश से बिना मतलब के युद्ध करें और ना ही बिना मतलब के किसी 2 देशों के बीच में युद्ध करवाएं। एक और सब टॉपिक यहाँ पर दिया गया है जिसका टाइटल है सिग्निफिकेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये जो डीपीएसपी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसी के बारे में यहाँ पर हमें बताया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक ऐसा चीज है जो कि नॉन जस्टिसिएबल है। मतलब अगर सरकार डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए प्रिंसिपल्स का पालन नहीं करती है, सिद्धांतों का पालन नहीं करती है, तो आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हैं। ये नॉन जस्टिसिएबल है। लेकिन फिर भी सरकार का ये दायित्व है कि हर लेवल की गवर्नमेंट इसका पालन करे और भारत के लोगों की भलाई के लिए काम करे। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी लागू किए गए थे जिनको अब या तो लेजिस्लेशन बना दिया गया है, विधान बना दिया गया है, कानून बना दिया गया है, या तो उसको फंडामेंटल राइट्स ही बना दिया गया है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। और ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाएगा कि ऐसे कौन कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जिनको अब कानून बना दिया गया है या फंडामेंटल राइट बना दिया गया है, आप उसको लिखकर बताइए। तो आपको ये चारों पॉइंट लिखना पड़ेगा। सबसे पहला है राइट टू एजुकेशन, मतलब शिक्षा का अधिकार। पहले ये डीपीएसपी का पार्ट था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको मेंशन किया गया था, लेकिन बाद में इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। 2 ऐसा कानून भी है जिसमें कि पहला है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बनाया गया था पर्यावरण की रक्षा करने के लिए, और दूसरा है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको बनाया गया था जानवरों की रक्षा करने के लिए।
ये दोनों भी पहले डीपीएसपी के पार्ट थे, लेकिन बाद में इसको कानून बना दिया गया था। तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि वेलफेयर ऑफ विमेन भी पहले डीपीएसपी का पार्ट था। ये पूरी तरह से सरकार पर डिपेंड करता था कि वो महिलाओं की भलाई के लिए काम करेगी या नहीं करेगी, लेकिन बाद में एक नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर ऑफ विमेन बना दिया गया, जिससे कि विमेन वेलफेयर को कंपलसरी बनाया जा सका। चौथे और सबसे अंतिम पॉइंट में बताया गया है कि रूरल अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करना भी पहले डीपीएसपी का पार्ट था। ये टोटली सरकार पर डिपेंड करता था कि गांव में जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म करना है या नहीं करना है, लेकिन बाद में इसको कंपलसरी करने के लिए कानून बना दिया गया, राइट टू वर्क। इसके अकॉर्डिंग मनरेगा चला था। एक नरेगा आप सुने होंगे, जिसमें कि 100 दिनों का रोजगार गांव में रहने वाले लोगों को मिलता था। 100 दिन उनको काम करने को मिलेगा और उसके बदले में उनको पैसा सरकार देगी। मनरेगा का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2 पोस्टर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, एक है राइट टू एजुकेशन के बारे में और एक है मनरेगा के बारे में। अगर आपको प्रोजेक्ट मिलता है पोस्टर बनाने के लिए तो आप इन दोनों पोस्टर को बना सकते हैं। अब हमें सेकुलरिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सेकुलरिज्म एक ऐसा चीज़ है जो कि शुरू से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था। जितना सेकुलरिज्म का मिसयूज़ हमारे देश में होता है, उतना मिसयूज़ संविधान के किसी और हिस्से का नहीं होता है। अब तो ये इतना खतरनाक बन चुका है कि लोग सर तन से जुदा करके निकल जाते हैं और हम सेकुलरिज्म की दुहाई देकर मुंह ताकते रह जाते हैं। एनीवे, जो है सो है। चलिए इसके बारे में अब डिटेल में पढ़ लेते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंडियन सेकुलरिज्म का 2 पहलू है। पहला तो ये कि भारत के जितने भी नागरिक हैं वो अपने हिसाब से अपने मन के किसी भी भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनको आज़ादी है। यही फ्रीडम हर रिलीजियस ग्रुप को भी मिला हुआ है। जितने भी धार्मिक समूह हैं उनको भी ये आज़ादी है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को खुद से मैनेज कर सकें। इंडियन सेकुलरिज्म का दूसरा पहलू ये है कि स्टेट यानी कि सरकार किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है किसी 2 ग्रुप या इंडिविजुअल के बीच में ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। 2 ग्रुप या 2 इंडिविजुअल का कोई भी रिलीजन हो, सरकार उनके बीच में भेदभाव नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान स्ट्रिक्टली इम्पार्शियलिटी पे बिलीव करता है, किसी भी तरह का भेदभाव न हो ये सुनिश्चित करता है, और वो किसी खास धर्म को बढ़ावा भी नहीं देता है। सेकुलर होने के इन्हीं इम्पार्शियल एटीट्यूड्स के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई हिस्सों में बताया गया है। सेकुलरिज्म की गारंटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई हिस्सों में दी गई है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल को ही देखें तो उसमें लिखा गया है लिबर्टी ऑफ बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। मतलब भारत का हर नागरिक अपने हिसाब से किसी भी भगवान पर विश्वास कर सकता है, उन पर आस्था रख सकता है और उनकी पूजा कर सकता है। इसी तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस दिए गए हैं जो कि सेकुलरिज्म को इस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं, और सेकुलरिज्म के बारे में हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी बताया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब कानून के सामने सब बराबर होंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू सिक्योर अ जॉब विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन मतलब सबको समान रूप से नौकरी का अधिकार मिलेगा, सबको समान रूप से काम करने का अधिकार मिलेगा और उनके धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड वर्शिप मिलेगा, मतलब भारत के सभी नागरिक अपने हिसाब से किसी भी धर्म को चुन पाएंगे और अपने हिसाब से किसी भी भगवान की पूजा कर पाएंगे। इन सभी चीज़ों की गारंटी सेकुलरिज्म हमें देता है। इन सब के अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें अलाउ करता है, हमें आज़ादी देता है, भारत के हर सिटीजन को आज़ादी देता है। इवन जो एलियंस होते हैं जो हमारे देश में बाहर से आते हैं उनको भी ये आज़ादी देता है कि वो अपने रिलीजियस मैटर को अपने हिसाब से हैंडल कर सकते हैं। वे अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं जैसा उनको पसंद है, लेकिन दूसरों के रिलीजियस बिलीफ और दूसरों के पूजा पाठ करने के तरीके पर वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। अब हमें सेकुलरिज्म के सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है। इसमें हमें पता चलेगा कि सेकुलरिज्म का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे कंट्री में। सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है ये भारत के हर धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट देने के लिए लाया गया था ताकि भारत का कोई भी धर्म पीछे न रह जाए। सेकुलरिज्म बस डिजायरेबल नहीं है, ऐसा नहीं कि इसको बिना मतलब कि हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना कर रखे हैं, बल्कि ये हमारे जैसे प्लूरलिस्ट सोसाइटी जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं उसके एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट है। भारत का सेकुलरिज्म हमारे संविधान के आदर्शों से जुड़ा हुआ है। हमारे संविधान में कई आदर्शों के बारे में बताया गया है, जैसे कि लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी। सेकुलरिज्म स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, न्याय की बात करता है और भाईचारे की बात करता है। वो बात अलग है कि हमारे देश के एक खास धर्म के लोग हमेशा भाई बनते हैं और एक खास धर्म के लोग उनका चारा बनते हैं। सेकुलरिज्म हमारे इंडिया के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके 4 रीजन्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं। इन चारों रीजन को आप याद रखिएगा क्योंकि इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला रीजन है, इट इनेबल्स पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स टू लिव इन हार्मोनी विथ अदर फेथ्स। सेकुलरिज्म के कारण अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ मिलकर सौहार्द से रह सकते हैं। दूसरा रीजन है कि सेकुलरिज्म हमारे डेमोक्रेसी का ही एक पार्ट है, जिससे कि सभी को इक्वल राइट्स मिलता है, बराबरी का अधिकार मिलता है। सेकुलरिज्म हमारे देश के माइनॉरिटीज को दिए गए अधिकारों को भी प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ साथ ये मेजॉरिटी के पावर को लिमिट करके उसके पावर को कंट्रोल में रख के डेमोक्रेसी को भी बचाने में मदद करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डू यू नो यहाँ पर दिया गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को लेकर बहुत सारे प्रोविजंस पहले से ही थे, फिर भी सेकुलर वर्ड को हमारे प्रीएम्बल में शामिल कर लिया गया था 1976 में, जब 42nd बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ था, उसमें बदलाव किया गया था। हमारे प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड का ऐड होना अनडेमोक्रेटिक इसीलिए था क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी कंडीशन में हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है। अगर सेकुलर के अलावा कोई और वर्ड भी ऐड किया जाता हमारे प्रीएम्बल में तो वो भी उतना ही अनडेमोक्रेटिक होता। इस वर्ड को हमारे प्रीएम्बल में शामिल करने का मकसद था कि सेकुलरिज्म को भारत का एक बेसिक आइडियोलॉजी बनाया जाए। सेकुलरिज्म इस बात पर जोर देता है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, भारत में रहने वाले सभी धर्म के लोग आपस में बराबर हैं और कोई भी धर्म ऊपर या कोई भी धर्म नीचे नहीं है। अब चलिए इस चैप्टर के सबसे अंतिम टॉपिक पर आते हैं, जो कि है इंडियन सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म के बारे में अभी जो हमने पढ़ा वो पूरी तरह से इंडिया में अप्लाई नहीं होता है, उसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस है और उसी के बारे में यहाँ पर हमें डिटेल में बताया गया है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गवर्नमेंट नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पाती है, उनको रिलीजियस मैटर्स और प्रैक्टिसेस में इंटरफेरेंस करना पड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी गवर्नमेंट रिलीजियस सेंटिमेंट्स का भी ध्यान रखती है और कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, कुछ खास धर्मों के लिए एक्सेप्शंस भी बनाती है। एग्जाम्पल के लिए कृपान पहनना और उसको हमेशा अपने साथ रखना सिख धर्म का एक भाग है, इसीलिए हमारी गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है कि वो कृपान को अपने साथ हमेशा रख सकते हैं एज अ रिलीजियस सिंबल। इसी तरह से सिख लोग पगड़ी पहनते हैं, ये उनका रिलीजियस सिंबल है और उनको अलाउ किया जाता है कि वो स्कूल्स में और दूसरे इंस्टीट्यूशंस में पगड़ी पहनकर जा सकते हैं। कभी कभी हमारी स्टेट, हमारी गवर्नमेंट जो रिलीजियस मैटर्स में इंटरवेंशन करती है उसका एक खास मकसद होता है। उनका मकसद होता है कि अगर कोई ऐसा सामाजिक बुराई है जो कि किसी धर्म में है उसको किसी तरह से ख़त्म किया जा सके। कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि अभी के समाज के हिसाब से किसी भी रिलीजन में फॉलो अगर किया जा रहा है तो वो गलत है, उसको हटाने के लिए सरकार को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है, उसमें इंटरवेंशन करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए पहले अनटचेबिलिटी चलता था, मतलब जो अपर कास्ट के लोग होते थे ना वो लोअर कास्ट के लोगों को छूते तक नहीं थे। इस चीज़ को इनलीगल बना दिया गया, इसको एबॉलिश कर दिया गया क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था, इससे लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन होता था। सिमिलरली जो पर्सनल लॉज होते हैं, जो अलग अलग धर्मों के अपने कानून होते हैं, उसमें भी अमेंडमेंट किया जा सकता है। सरकार उसमें इंटरवेंशन करके, उसमें हस्तक्षेप करके उसमें बदलाव करवा सकती है। अगर वो कानून, अगर किसी धर्म में ऐसा कानून है जो कि हमारे समाज के खिलाफ है, हमारे संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है, जैसे कि लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, इसके खिलाफ है तो सरकार उसमें बदलाव करवा सकती है। एग्जाम्पल के लिए राइट टू इनहेरिटेंस को कुछ कम्युनिटी के लिए अमेंड किया गया था, उसमें कुछ बदलाव किया गया था। कुछ कम्युनिटी में ऐसा होता था कि अगर कोई बंदा अपना धर्म बदल लेता था तो उसको अपने पिता का जमीन जायदाद नहीं मिलता था, ये गलत था, इसीलिए सरकार ने इसमें बदलाव किया और इसको अभी के समाज के हिसाब से बनाया। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि हमारी जो स्टेट है, हमारी जो सरकार है,
वो किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि मदरसा हो गया, गुरुकुल हो गया, उसको फंडिंग नहीं कर सकती है, उसको पैसा नहीं दे सकती है। इट इज़ नॉट परमिसिबल अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फिर भी हमारी गवर्नमेंट कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज को फाइनेंशियल एड और प्रेफरेंस दे सकती है ताकि उनका भलाई किया जा सके और उनको समाज में ऊपर लाया जा सके। इसके लिए सरकारों को कुछ खास अधिकार दिए गए हैं और इस अधिकार का प्रयोग वो हमेशा करते हैं, क्योंकि अगले इलेक्शन में उनको वोट भी तो लेना है। इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है और आपको किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर का वीडियो भी देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब तक आपके सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स को मैंने कंप्लीट करवा दिया है, उनके वीडियोस को देखने के लिए लेफ्ट साइड में क्लिक कीजिए और अगली क्लास का वीडियो देखने के लिए राइट साइड में क्लिक कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बहुत सारे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।